राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से छत्रपति शिवाजी की माटी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मुझे उम्मीद थी कि इस पर दक्षिण पंथ भी अपनी तालियां बजाएगा। मैं केवल 4 पंक्तियां आपसे पढ़ रहा हूं। मैंने कभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर तालियां नहीं मांगी, लेकिन ये आपके माटी के स्तवन की 4 लाइन है, तो इस पर आपकी तालियां अपेक्षित हैं, जिन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। बाकी तालियां कैसे बजवाई जाती हैं 30-32 साल से, ये सारे तरीके हमने जेबों में रखे हुए हैं, वो काम मैं और कुमार करना जानते हैं। देखिए 4 पंक्ति सुन लीजिएगा। मैं जिस मिट्टी पर खड़ा हूं उसका कर्ज है मेरे ऊपर, तो मैं कह रहा हूं, बस वो मुझे बता देगी कि मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा होना है। ये धरती तानाजी के शीश दान की है। क्या बात है विनीत, जरा बता दें मुझे पीछे तक लोग कहां मराठे लोग बैठे हुए हैं जरा। हल्दी घाटी का बेटा कविता पढ़ रहा है और मराठा का पौरुष कैसे सुनता है मुझे पहली लाइन पे पता लग जाए। स्वागत है। ये धरती, और अगली लाइन में मुझे पता नहीं कितने लोगों के पेट में दर्द होगा और कितने लोगों तक तालियां पहुंच जाएंगी। मैं अगला लाम बरस लूंगा, मुझे पूरा मिनी स्टेडियम गूंजता नजर आना चाहिए। ये धरती तानाजी के शीश दान की है, ये धरती सावरकर के प्राण दान की है। मुझे ज्यादा तालियों की उम्मीद थी, मैं कोशिश कर रहा हूं दोबारा से। ये धरती तानाजी के शीश दान की है, ये धरती सावरकर के प्राण दान की है, और वीर मराठा पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी। ये धरती छत्रपति के स्वाभिमान की है, ये धरती छत्रपति के स्वाभिमान की है, ये धरती छत्रपति के स्वाभिमान की है। वाह विनीत वाह। जिस सावरकर ने 23 साल जेल के सीखों के पीछे बिताए हों, मुझे नहीं पता मुझे क्या पढ़ना था और मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। 13 वर्ष जिसने अंडमान के काला पानी में बिता दिए हों, उस पर भी यदि प्रश्न चिन्ह कोई राजनीति के लोग लगाते हैं और ये कहते हैं, मेरे आक्रोश की भाषा समझिएगा, मैं कोई भी रस का कवि नहीं हूं साहब, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बागी इस भीड़ में तैयार कर दूं तो मेरा कहना सार्थक, आपका सुनना सार्थक है। राजनीतिक रूप से अपरिपक्व, मेरा इशारा समझे, मैं बिना नाम लिए बोल रहा हूं, आपको समझ के बताना है। राजनीतिक रूप से अपरिपक्व लोग ये व्याख्या करते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, फला फला गांधी हूं। मैंने कहा आदरणीय, ऐसी कमरों में बैठकर आप सावरकर हो भी नहीं सकते। 36 पीढ़ियों तक आपको उसके लिए कोलू में जुतना पड़ता है तो सावरकर पैदा होते हैं। जो चीनी हमले के दिन भी गद्दारी के गायक थे, माओ के बिल्ले लटकाने वाले जो खलनायक थे, जिनके अपराधों की गणना किए जमाने बैठे हैं, वो सावरकर के छालों का मोल लगाने बैठे हैं, वो सावरकर के छालों का मोल लगाने बैठे हैं। ये क्या जाने सावरकर या अंडमान के पानी को, जो गाली देते रहते हैं झांसी वाली रानी को। कुछ दिन इन सबको भी भेजो अंडमान काला पानी, 2 दिन में ही याद करेंगे ये अपनी दादी नानी, 2 दिन में ही याद करें। तालियां जरा इधर से कम क्यों आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार। 2 दिन में ही याद करेंगे ये अपनी दादी नानी। कोलू के चक्कर से पूछो उसके पैरों के छाले, जिसने आजादी के सपने काल कोठरी में पाले। वो सूरज की प्रथम किरण पर कोलू में जुड़ जाते थे, आजादी के सूरज को वो अपना अर्घ चढ़ाते थे। सावरकर का चित्र न टाको संसद रूपी मीने में, सावरकर का चित्र टका हर देशभक्त के सीने में, सावरकर का चित्र टका हर देशभक्त के सीने में, सावरकर का चित्र टका हर देशभक्त के सीने में। लोग कहते हैं कि अभी तक सावरकर को याद करते हो, इतने महापुरुष थे, किसी को तो याद कर लेते। और भी तो बहुत सारे लोग थे। आदरणीय गडकरी जी, मेरा दिल का छाला मैं आपको दिखा रहा हूं। आजादी के संग्राम में यदि काला पानी में कौड़े खाए सावरकर ने तो कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत सारे स्वाधीनता सेनानियों ने खाए। मेरी पीड़ा का कारण समझ लीजिए, मैं सावरकर पर क्यों गाता हूं, मैंने क्यों लिखा है उनके ऊपर। जितने भी लोग थे, यदि अंग्रेज लोग कोड़े चलाते थे कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आजाद भारत का कोई केंद्रीय मिनिस्टर या किसी पार्टी का बड़ा तथाकथित अध्यक्ष उन्हें गाली देता है तो एक लघु कथा सुन लीजिए मुझे क्यों कहना पड़ा है ये सब बातें। मैंने सुना है कि सोने और लोहे की बातचीत हुई है। अंग्रेजों ने गालियां दी, बड़ी बात नहीं, हमारे लोग गालियां बक रहे थे। सोने और लोहे की बातचीत हुई, सोने ने लोहे से कहा, लोहे तू लुहार के घर पिटता है, मैं सुनार के घर पिटता हूं। मैं जब सोनार के घर पिटता हूं तो आवाज नहीं करता, तू लुहार के घर बड़ा चीखता है, बड़ा चिल्लाता है। लोहे ने जो जवाब दिया, आपके दिल पर ठक से आवाज करे तो ताली आपकी थप्पड़ की तरह दिल्ली पहुंचे, जो मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, रे सोने, तू जिस हथौड़ी से पिटता है वो लोहे के रिश्ते में तेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन जिस हथौड़ी से मैं पिटता हूं वो लोहे की है,
और जब अपना अपने को पीटता है तो दर्द तो होता है, चीख तो निकलती है मेरे भाई। राष्ट्र पुरुषों पर प्रश्न चिन्ह उठाना एक नया फैशन बन चुका है इस देश के अंदर। इस देश को शर्म आई जब सीडीएस विपिन रावत जी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 13 सैनिक काल कलवित हो गए और कुछ लोग इमोजी लगा रहे थे हास्य की। पाकिस्तानी टीम जो होती है तो श्रीनगर में पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ पटाखे चलते हैं। लोग हमसे कहते हैं पाकिस्तान पर कुछ कहिए। मैंने कहा निकम्मों से फुर्सत मिले तो पाकिस्तान से कुछ बात करूं। मैं आपकी कमजोर तालियों के बीच एक लाइन कोट कर रहा हूं अंबर जी की, शायद आपकी तालियां इस बार चिंगारियां उठाए। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, जब तक आप मुझे शुरू नहीं कर देंगे मैं शुरू भी नहीं होऊंगा। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। श्रीनगर में गूंज रहे जो देशद्रोह के नारे हैं, जरा मुखर हो जाए नागपुर तो राजस्थान शुरू होता है। श्रीनगर में गूंज रहे जो देशद्रोह के नारे हैं, ठंडी झीलों से निकले जो जलते से अंगारे हैं, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं, नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। तुमको भी फारूक जी इसका, कहां है मेरे मराठे, मुझे पता लगना चाहिए। तुमको भी फारूक जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, ये मुफ्ती मोहम्मद, ये उनकी साहिबजादी, ये अब्दुल्ला जी एक ही वाक्य कहते हैं, ये तो हम हिंदुस्तान में हैं जो विवादास्पद सूबे के सीएम बना दिए गए थे। मान्यवर मैं आपको सूचना दे रहा हूं, 3 प्रांतों के बराबर खर्च किया हमने अकेले कश्मीर के ऊपर। उनसे फीटी कौड़ी नहीं ली हमने कश्मीर से। उसके बावजूद यदि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो मुझे एक भदेश सा वाक्य बोलने का अवसर दीजिएगा, बुरा लगे तो भी स्वीकार कीजिएगा। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला था जो खाता हमसे था, पीता हमसे था, टहलता हमसे था और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता था। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। अगली लाइन पता नहीं कुमार कितने लोगों को समझ में आएगी, मैं बोल तो रहा हूं। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। फारूक जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापस कर देता है, कोई सेना के लोहू से शाही को धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। मैं राजनीति के सबसे बड़े व्यक्ति पर उंगली उठाने जा रहा हूं, मेरी हिम्मत को दाद देना और अच्छा लगे तो इस पर आपकी तालियां पीछे तक उठे जहां से अभी तक उठी नहीं है। लेकिन यह तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था, नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल, फिर एक लाइन आ रही है आपकी और मेरी परीक्षा है, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं, मैं आह्वान कर रहा हूं गुरुद्वारे की पगड़ियों को, अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। एक दिन बाद पंजाब में एक विशेष पखवाड़ा शुरू हो जाएगा, शहीदी पर्व शुरू हो जाएगा। जब मैं एंट्री ले रहा था तो मुझे 2-3 सिख पगड़ियां दिखाई दी थी। मैं एक भी पगड़ी को देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके सिर झुका लेता हूं। दुर्भाग्य इस देश का केवल इतना सा है नितिन सर, हमने सिखों को चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया, जबकि ये आजादी के संग्राम के बलिदानों का सबसे बड़ा शिलालेख लिखने वाली कौम थी। मेरे बात को और ज्यादा गंभीर बड़ी तालियों से बड़ा करिएगा। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे, और क्या चाहते थे हम इस कौम से।
मैंने सुना नहीं है कि किसी मां के 4 बेटे हुए हों और इस तरह बलिदान हुए हों जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, 2 बेटे चमकौर के दुर्ग में बलिदान हो गए। छोटे बेटे की गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े की आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। छोटे ने कहा, बड़े भैया डर गए, बलिदान का वक्त आ गया तो? कहना डरा नहीं हूं। कहना फिर रो क्यों रहे हो? नागपुर के लोगों मेरे रोंगटे खड़े हैं इस जवाब को बताते हुए जो बड़े ने कहा। कहना छोटे रोता मृत्यु के भय से नहीं हूं, बलिदानी परंपरा में जन्म लिया है। कहना फिर रो क्यों रहे हो? कहना केवल इसलिए कि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। बहुत अच्छे विनीत, बहुत अच्छे। जोरावर जोर से बोला। हमने 1 घंटे तक त्वदीयाय कार्या बद्धा कट्यम के जब श्लोक बाचे थे, ये गीत कई बार दोहराया, आप में से जो लोग यहां बैठे उन्हें याद होगा। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। यह हिंदुस्तान का तेवर बोल रहा था। 4 बेटे बलिदान हो गए तो गुरु मां रोने लग गई। गुरु गोविंद सिंह के पास गई कि मैं जीना नहीं चाहती। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, बलिदानी कौम ऐसा सोच भी कैसे सकती है? उसने कहा, मेरी कोख खाली हो गई, जीऊं तो जीऊं किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह ने 1 लाइन कही, बस मेरा मन होता है हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर इस लाइनों को लिखा दूं। मत बजाना विचित्र चौहान की कविताओं पर तालियां, वो मैं थोड़ी देर बाद सुना भी दूंगा। कहीं आकाश में गुरुपुत्रों के बेटे सुन रहे हो तो गुरु गोविंद सिंह का संकल्प दोहराना, जिनके कारण हिंदुस्तान जिंदा है। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु मां को आश्वस्त करते हुए कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। जरा उठ जाएं तालियां इस बार। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। कुमार बिल्कुल नहीं, क्या बात है, वाह। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांक दिए, कुछ दीवारों में चिरवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगुनी है, ऐसे पागल मस्तानों से भारत की आन चौगुनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की आन चौगुनी है। बड़े परिवर्तन हुए देश में, नया सवेरा आया, लेकिन लोगों के पेट में कुछ भी अच्छा कर दो तो दर्द होता है। 370 हटा दो तो पेट दर्द, 3 तलाक हटा दो तो पेट दर्द, राम मंदिर बन जाए तो पेट दर्द, सीएए कानून आ जाए तो पेट दर्द। हुआ क्या है, करा क्या है? अब तक कश्मीर वैसा का वैसा है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं है। मैं 2 लाइन में बता रहा हूं, राजनीति के बड़े लोग यहां बैठे, आदरणीय मधु पांडे जी और डॉक्टर महेश्वर तिवारी के माध्यम से मैं नागपुर पिछले 20-25 सालों से आता रहा हूं। इन 2 लाइनों को अपने साथ ले जाना। जब आपसे कोई पूछे कि किया क्या है तुमने कश्मीर में, आतंकवाद पर कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है। राजनीति के लोग भाष्य नहीं कर पाते तो दिनकर की वंशावली उन्हें भाष्य करके अनुवादित करके बताती है कि हमने किया क्या है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हमने कुछ किया तो है। तुमने 70 साल में किसको पाला है? मैं जितना मुखर होकर बोल रहा हूं उतनी मुखर तालियां नहीं आ रही, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। यह किया हिंदुस्तान की नई सरकार ने। लो हमने दुम सीधी कर दी। अब समझदार लोग कहां हैं, किस कोने मुझे बता देंगे। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की जो उछल रहे थे आड़ लिए उन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला। उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। जिनके समझ में आई वो ताली बजाए, बाकी पड़ोसी से पूछें। ये तो एक ही है भी भाई, एक सिंगल पीस ने किया ये काम। उनकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। और ये तो छोटा सा ट्रेलर है।
फिर समझना मैं कहां बोल रहा हूं। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। गिरीश जी कहीं बैठे हैं क्या? गिरीश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इस लाइन को अपने साथ रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बड़े मंच से ये लाइन अगले 2-3 सालों में सच हो जाए। और कितने लोग मेरे साथ हैं मुझे बता देंगे। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा। क्या लगा हटाई क्यों? कुमार जानते हैं, कुमार के बाद संभवतः मैं दूसरा इस मंच का कवि हूं जिसने करगिल की, उसी करगिल टाइगर हिल के नीचे कविताएं पढ़ी हैं जहां 523 बेटों ने अपनी रक्त की धारा से वंदे मातरम लिख दिया था करगिल के युद्ध में। मैंने वो तीर्थ करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ आपको सूचना दे रहा हूं, मैं जैसे ही करगिल से काव्य पाठ करके लेह एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, एक वीडियो मेरे मोबाइल के ऊपर वायरल हो चुका था। हमारे देशभक्त सैनिक बैरकों से अपने वापस लौट रहे हैं गन लेकर के, अपनी ड्यूटीज करके। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है इस सीन को। मेरा खून खोल रहा था जिस दिन मैंने सबको देखा कि किन निकम्मों के लिए हम अब तक मर रहे थे। हमारी सेना उनकी सुरक्षा कर रही थी, ब्रेड बटर परोस रही थी, और वो निकम्मे कर क्या रहे थे? सैनिक जा रहे हैं लाइनों में, उनके गालों पर तमाचे मारे जा रहे हैं, लातें मारे जा रही हैं, उनके हेलमेट ठोकरें खा रहे हैं, और वो सैनिक कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैंने दिल्ली से पूछा ये हो क्या रहा है सर? कहना ये तो इनके धैर्य की परीक्षा है। हम तो गांधी जी के देश के लोग हैं ना, एक गाल पे चाटा मारो तो दूसरा खाना चाहिए। ये तो इनके धैर्य की परीक्षा है। मेरे उत्तर पर आपकी तालियां उठे। मैंने कहा नो सर, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है। 70 साल में राजनीति ने जो कायरता के बीज कश्मीर में बो दिए थे, हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में झेल के उत्तर में देने पड़े उन्हें। बड़े कवि हमारे पवार जी, हरिओम जी, मैंने उनसे कहा सर क्या है? तो उन्होंने कहा ये 2 लाइन भेज रहा हूं विनीत, अभी तक तो यही गुस्सा है। आपको लगे कि ये बात तो मैं कहना चाहता था जो हरिओम जी ने कह दी है, तो यदि हरिओम जी अपने बेडरूम में आराम फरमा रहे हैं तो उनकी नींद में खलल डाल दीजिएगा। गुस्सा तो हमारा भी था जब सेना के गालों पर तमाचे लग रहे थे। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। मैं जानता हूं इसमें कविता नहीं है, लेकिन देश का गुस्सा हो तो उसे हथेलियों तक लेकर के आइएगा। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। तो विनीत चौहान ने लिखा पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, क्यों हटानी पड़ी धारा 370? लोग कहते हैं मतदान करवाते इस पर। मैं मतदान करवा रहा हूं नागपुर की जनता से इस खासदार के बड़े महोत्सव में। यदि आपको लगे 370 धारा नहीं हटनी चाहिए तो खामोश रहिएगा, और आपको लगे कि हटना ठीक है तो एक एक हाथ खड़ा हो जाना चाहिए इस बार तालियों में हमारे समर्थन में। मैं जो कह रहा हूं सुनिएगा कि पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का, अब मुझे आपका साथ चाहिए, इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। बहुत अच्छे विनीत, ये हो गया है मतदान। गडकरी जी बहुत अच्छे। ये मतदान कर दिया इस देश की जनता ने 370 के समर्थन में, थाने में, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं। मैं कलकत्ता से, बंगाल से शुरू हो रहा हूं। अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले। जो कुछ बंगाल चुनाव में हुआ मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले, उनकी सारी ही पीढ़ी में पूरे नमक हराम मिले। यह बंगाल का चुनाव ने तय कर दिया। मैं तो दिल्ली में भी लाल किले पर कविता पढ़ रहा था, मैंने बोला था दिल्ली वालों पूरब भी जलती तस्वीर ना हो जाए। ये मेरी आशंका नहीं है, आने वाला सच है। दिल्ली वालों पूरब भी जलती तस्वीर ना हो जाए, ये बंगाल हमारा भी दूजा कश्मीर ना हो जाए। ये बंगाल हमारा भी
दूजा कश्मीर न हो जाए। तो मैंने कहा अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं, आस्तीन में निज दिन काले विषधर पलते देख रहा हूं। गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशुपालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकुनी वाली चालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकुनी वाली चालों की। देश बड़ा है या फिर मजहब, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, देश बड़ा है या फिर मजहब, इसका क्या उत्तर दोगे? आने वाली नस्लों को तुम फूल नहीं पत्थर दोगे, आने वाली नस्लों को तुम। ये तो वंदे मातरम गाएं तो पेट में दर्द है, जेएनयू में नारे लगा रहे हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, घर घर से अफजल निकलेगा। मैं इस बार भीड़ का टेम्परेचर बढ़ा देखकर जाता हूं, घर घर से अफजल निकलेगा। मैं धीरे पढ़ूंगा, विस्फोट तेज हो से तालियों में तब्दील कीजिएगा। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मा, यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से छत्रपति शिवाजी पैदा नहीं हो जाएंगे इस देश के अंदर? ये जो देशद्रोह का अड्डा जेएनयू में बना हुआ, ऐसा लगता आस्तीन का विषधर फनले पड़ा हुआ। 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आता। गद्दारों को लगता है भारत का नमक नहीं भाता, गद्दारों को लगता है भारत का नमक नहीं भाता। जो भी इनका साथ दे रहे भारत के अपराधी हैं, फिर चाहे वो येचुरी हो या फिर राहुल गांधी हैं, फिर चाहे वो येचुरी हो या फिर राहुल गांधी हैं। बहुत हो चुका, अब न सहेंगे इनके लाल सलामों को। चीन रूस में भेजेंगे हम ऐसे सभी गुलामों को, चीन रूस में भेजेंगे हम। एक छोटी कविता पढ़ दूं क्या? पढ़ दीजिए। 5 अगस्त के दिन तू तो पढ़ रहा है, 2 बड़े फैसले हुए हैं। आराम से पढ़, कोर्स की पढ़ रहा है तू तो। हाँ, कोर्स की इनको मिलती कहां है? ज्यादातर तो मैं जितना सुधार के जाता हूं उतना कुमार बिगाड़ देता है। सुना सुना। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, कुमार तुमसे कह रहा हूं, श्रृंगार का बड़ा कवि है जिसने गीतों की अक्षौहिणी सेना जिस समय पराजित होकर के लौट रही थी चुटकुलों के बाहुबल पर, कवि सम्मेलों के सम्रांगण में गीतों का एकमात्र पुरोधा अर्जुन था जिसने अक्षौहिणी सेना को ललकार, अपने गीतों की प्रत्यंचा को तान कर जब टंकार करी तो अक्षौहिणी सेना लौटी और विजित होकर किसी नई दीप्ति शिखा को तैयार कर दिया उसने। ये गीतों का गौरव था। लेकिन मेरा विश्वास है, मैं तो राजस्थान में पैदा हुआ हूं सर, मैंने तो ऐसे सब गीत सुने नहीं, मैंने तो तलवारों की खनखनाहट में अपनी आंखें खोली हैं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मुझे हिम्मत देना छत्रपति शिवाजी के लोगों, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा? अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा? कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा? कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा? हमसे बड़ी बातें करते हैं। उस राजस्थान से आए हो जहां पानी नहीं है, सूखा रेत पड़ता है, दिन भर लड़ाई मारपीट करते हो, खून खच्चर फैलाते रहते हो, कुछ है तो है नहीं वहां रेत पे। सर, हम जैसलमेर से पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है, हम वहां खून छिड़क रहे हैं, कोई तो कारण रहा होगा। एक बढ़िया सी लाइन है, कुछ कविता जैसा हो गया तो कविता के पार की लोग दाद दें। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। हम सीमा रेखा के बहुत निकट हैं। इसमें जिन्हें केवल कविता समझ में आए वो ताली बजाएं, बाकी के लिए मैं अगली लाइन सुनाऊंगा। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं, इस कारण सूखी मिट्टी पर। मैंने कहा हम क्यों हैं? स्वागत है भाई। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, राजस्थान की परिभाषा सुन लीजिए, फिर एक कविता विशेष मुझे आज के दिन पढ़नी है। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राणधन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा। मैंने आपकी मिट्टी का वंदन किया, मेरी मिट्टी के वंदन में स्तमन में 4 लाइनों पर तालियां उठाएं। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राणधन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। मैं एक शीर्षक पढ़ रहा हूं, केवल 2-2.5 मिनट की कविता, उसे पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा, फिर कुमार कविता पढ़ेंगे। स्वागत है। आप यदि आदेश दें तो मैं अयोध्या में बने नए श्री राम मंदिर पर कुछ 5 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। आपका आदेश मुझे बता दें, मैं कैसे पर पढ़ दूं। स्वागत है विनीत। शुक्रिया।
ये 5 अगस्ती दिन सचमुच एक नई दिवाली जैसा था। तुम्हारी भी पहली बार सुनोगे इस कविता को। आज बिल्कुल भाप निकल रही है इस कविता में से। आपका मन मिल गया तो पूरे देश में पढ़ दूंगा, वरना इसे आज यहीं छोड़ भी जाऊंगा। स्वागत है। ये 5 अगस्ती दिन सचमुच एक नई दिवाली जैसा है, जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ वैसा है, जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ वैसा है। शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं बरसों की पूर्ण हुई लगता, जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। जो भरत लला के आंसू की भरत लला के आंसू की लगती, जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। रुंझुन चप्पा चप्पा जय घोष छुपा झनकारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं। मुझे मालूम है मैं किसके सामने कविता पढ़ रहा हूं और किसके समर्थक लोग यहां बैठे होंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, उस 1 घंटे ने मुझे यह तो सिखा दिया था कि जब कभी राष्ट्र और व्यक्ति में से चयन करना पड़ जाए तो राष्ट्र को प्रथम स्थान पर रखना, व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखना। स्वागत है विनीत। मैं उसी संकल्पबद्ध श्लोकों को नमस्ते सदा वत्सले कहते हुए कहता हूं, ये एक व्यक्ति की विजय नहीं। मेरी हिम्मत को दाद देना, और मैं 4 नाम गिना रहा हूं, आपके कलेजे के पार निकल जाए तो तालियां ऊपर पहुंचे। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का, जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, दीदी माँ की हुंकारे हैं, जय भानों का बजरंग रूप कटियारों की हुंकारे हैं। दे दिए प्राण रणबंकों ने, बस जिनके एक इशारे पे भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। अच्छा है, अच्छा है। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। लो पूर्ण हो गई आशाएं, अंतिम लाइन मुझे विदा कीजिएगा। लो पूर्ण हो गई आशाएं, बरसों से लंबित थी जो भी। इन 2 लाइनों को यदि मैं न पढ़ूं तो मेरा पढ़ना आज का बेकार। मैं अपना सारा कर्ज वापस ले जाऊंगा यदि मैं इन्हें ना पढ़ता तो। लो पूर्ण हो गई आशाएं, बरसों से लंबित थी जो भी। प्रण पूर्ण हुआ सरयू तट का था कार सेवकों का जो भी। मेरा गला रुंधा है, रोंगटे खड़े अगली 2 लाइन पढ़ते समय। प्रण पूर्ण हुआ सरयू तट का था कार सेवकों का जो भी। कोठारी बंधु गर्वित होंगे जो नक्षत्रों में जड़े हुए। सिंघल जी भी तो हर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। बल सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रण पूर्ण हुआ सरयू तट का था कार सेवकों का जो भी। कोठारी बंधु हर्षित होंगे जो नक्षत्रों में जड़े हुए। कोठारी बंधु हर्षित होंगे जो नक्षत्रों में जड़े हुए। सिंघल जी भी तो हर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। नर नाहर किश्ती ले आए, मुझे विदा कीजिएगा। नर नाहर किश्ती ले आए जो फंसी रही मझधारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान